हमारा स्नायु संस्थान यानी न्यूरो सिस्टम हमारे शरीर की क्रियाओं और उसकी गति को निर्धारित करता है और नियंत्रित भी करता है। हमारे संवेगों का आभास भी इसी न्यूरो सिस्टम से होता है। कुछ आनुवंशिक कारण या जन्मजात विकृतियों या किसी संक्रमण के कारण या आघात के कारण या हमारी दूषित जीवन शैली के कारण इसमें कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तो बहुत हैं, लेकिन आज इनमें से कुछ चुने हुए न्यूरो प्रॉब्लम्स के बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं स्टूडियो में वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपके पास आजकल किस तरह के प्रॉब्लम्स लेके मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं? इलाहाबाद दूरदर्शन के माध्यम से इलाहाबाद जनपद के निवासियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और नमस्कार। न्यूरोविकार तो बहुत होते हैं शांति जी। कोई भी छोटा मोटा लक्षण भी किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, जैसे कि हल्की सी सिर दर्द, किसी को झंझनाहट शरीर के किसी भाग में हो जाना या हल्की सी किसी भाग में शरीर का कम चलना कुछ क्षणों के लिए, फिर उसके बाद वो ठीक हो जाना। इन सब लक्षणों को भी आदमी बहुत सीरियसली ले लेता है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा है नहीं। हाँ, न्यूरो के विकार बढ़ बहुत रहे हैं। उसके लिए आपने जैसे बोला, हमारी विकृत जीवन शैली इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। और न्यूरो के विकारों के लिए सिर दर्द, झंझनाहट, पक्षाघात, यही सब कॉमन लक्षण है, जिसके लिए कि अगर ऐसा कोई लक्षण आपको लंबे समय तक रहता है, एक बार हो गया ख़त्म हो गया तो नहीं, पर हाँ अगर थोड़ी बार होता है तो आपको पुनः डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। डॉक्टर कार्तिकेय, आपने चर्चा की न्यूरो ट्यूमर की, तो ये न्यूरो ट्यूमर किन कारणों से होते हैं? ब्रेन ट्यूमर क्यों होते हैं, ये किस कारण से होते हैं, ये तो $1,000,000 क्वेश्चन आज भी है। परंतु हाँ, रेडिएशन, कई बार शरीर में सिर में लगी चोट या कुछ एक आनुवंशिक कारणों से ब्रेन ट्यूमर हो जाते हैं, परंतु वास्तव में क्यों होते हैं ये किसी को नहीं मालूम। डॉक्टर शर्मा, क्या इसके ब्रेन ट्यूमर के कुछ लक्षण या संकेत पैदा होते हैं जिससे कि आदमी ये आशंका कर सके कि उसको ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया है? लगातार सिर का दर्द बने रहना, उसके साथ उल्टियों का होना, प्रातःकाल उल्टी होना, उसके बाद दर्द में थोड़ा कमी हो जाना, व्यक्ति की नज़रें कमज़ोर होते जाना, शरीर के किसी भाग में कमजोरी का एहसास होना और वो बढ़ती जाएगी, सिर में लगातार दर्द के साथ आपको पक्षाघात का आभास होना या शरीर के किसी भाग में थोड़े समय के लिए झंझनाहट बार बार होना और चले जाना, ऐसे लक्षण हो तो आपको पुनः तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और इसके लिए जो निदान के कारण हैं जैसे कि MRI और CT, वो अवश्य करवाना चाहिए। डॉक्टर शर्मा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रेन ट्यूमर का उपचार सिर्फ शल्यक्रिया से ही होता है या फिर दवाओं से भी इसका उपचार हो सकता है? ब्रेन ट्यूमर जो बीमारी है उसका मेन और फर्स्ट इलाज केवल सर्जरी मान के चलिए। हाँ, आजकल सर्जरी के कई विधि आ गई हैं जिससे कि आप ये कह सकते हैं कि पहले पूरे ब्रेन को खोल के हम लोग सर्जरी करते थे, पर अब एंडोस्कोपिक सर्जरी आ गई है जिसमें एक छोटे से छिद्र से हम लोग बड़े से बड़ा ट्यूमर निकाल लेते हैं। और अब कुछ ट्यूमर्स के अंदर गामा नाइफ नाम की सर्जरी आ गई है जिसमें कि वो एक तरीके की रेडिएशन सर्जरी है। रेडिएशन मतलब जैसे सिकाई करते हैं ट्यूमर्स की, रेडियोथेरेपी देते हैं, वो एक नई तरीके की है। और उसमें आप ये मानिए कि कोई भी चीरा नहीं लगता मरीज को, और एक दिन मरीज को हॉस्पिटल में 2 दिन के लिए रहना पड़ता है। रेडिएशन के द्वारा उस ट्यूमर को जला दिया जाता है, तो इसको गामा नाइफ और रेडियो सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है, और वो हमारे देश में कई सेंटरों पे उपलब्ध है। इसके अलावा किसी भी ब्रेन ट्यूमर के अंदर, जैसे आपको बताया गामा नाइफ जिसमें चीरा नहीं लगा पर रेडिएशन दिया गया, इसी तरीके से सर्जरी के बाद सभी ट्यूमर्स को हम लोग रेडिएशन के लिए सबमिट करते हैं, खास करके ब्रेन ट्यूमर जिनमें कि कैंसर होता है।
और अब तो कुछ एक दवाएं भी आ गई हैं, टिमोजोलामाइड नाम की एक ऐसी दवा पिछले विगत 2 दशकों से अवेलेबल है, जिससे कि हमारी मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी काफ़ी कम हो गई है। डॉक्टर शर्मा, इसको ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी को बहुत गंभीर क्यों माना जाता है? क्या इसके दौरान कुछ विकार, कुछ विकृतियां पैदा हो सकती हैं या कुछ गड़बड़ी हो सकती है? शांति जी, अब ये मिथ रह गया है, भ्रांति रह गई है कि ब्रेन की सर्जरी, अब हम आपको ये आश्वस्त करते हैं कि जिस कंडीशन में मरीज़ मिलता है हम उसको उसी कंडीशन में या उससे अच्छी कंडीशन में वापस करेंगे। सर्जरी की वह विधाएँ आ गई हैं, एनेस्थीसिया, न्यूरो एनेस्थीसिया, मॉनिटरिंग, माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप, ऐसी ऐसी विधाएँ आ गई हैं कि अब तो दूसरे या तीसरे दिन हम मरीज़ की बड़े बड़े ब्रेन ट्यूमर के बाद भी छुट्टी कर सकते हैं। खास करके पिट्यूटरी ट्यूमर में, जिसमें हम लोग नाक के जरिए दूरबीन से और एंडोस्कोप से सर्जरी करते हैं, तीसरे दिन मरीज़ अपने घर पहुंच जाता है। तो अब ये कह रहा हूँ भ्रांति है। हाँ, कुछ एक ट्यूमर्स जो होते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हों, बहुत बड़े ट्यूमर हों, जिसने ब्रेन की बहुत बड़े भाग को डैमेज कर रखा हो, उसको हम ज़रूर कह सकते हैं कि ये सर्जरी थोड़ी सी कठिन है या उसमें मॉर्बिडिटी होने के चांस हैं। अदरवाइज़ आज के ज़माने में कोई भी न्यूरोसर्जन आपको ये कहता नहीं मिलेगा कि मैं आपका ये काम ना कर पाऊँगा। ब्रेन ट्यूमर जो हमारा मेन है, इसका अगर समय से निदान नहीं हो पाया, डायग्नोसिस नहीं हो पाई, तो इसके कारण क्या कुछ शरीर में विकृतियाँ पैदा हो जाती हैं? ब्रेन की किसी भी बीमारी के अंदर अगर ब्रेन डैमेज हो जाता है तो वो पार्ट काम करना बंद कर देता है। अगर ब्रेन के उस पार्ट में जिसमें हमारी सोचने समझने की शक्ति है तो आदमी विक्षिप्त हो जाता है। अगर उसके उस पार्ट में है, जैसे दाहिने भाग को ब्रेन जो है वो बाएं भाग को कंट्रोल करता है और बायां ब्रेन हमारे दाएं भाग के शरीर को कंट्रोल करता है, तो जिस भाग में ट्यूमर होगा उस अंग के फंक्शंस चले जाएंगे। और एक बार ब्रेन के फंक्शंस चले जाते हैं, ब्रेन डैमेज हो जाता है, तो उसमें रीजनरेशन की कोई प्रक्रिया नहीं है। अब वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो परमानेंट डैमेज है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी आएँ, कम से कम ब्रेन की डैमेज हो, हम लोग ऑपरेशन से भी कम से कम डैमेज में आपको बाहर कर सकें। ये हमारा प्रिंसिपल है आज के ट्रीटमेंट का। डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो एपिलेप्सी है या जिसे मिर्गी का दौरा कहते हैं, इसका निदान आप लोग कैसे करते हैं? निदान माने डायग्नोसिस। देखिए, मिर्गी और एपिलेप्सी एक तो डॉक्टर खुद देख के बहुत अच्छी तरीके से निदान कर लेता है, क्योंकि बॉडी में एबनॉर्मल मूवमेंट्स और झटके जिसको कहते हैं उसके कई कारण होते हैं। हिस्टीरिया हो गया, फंक्शनल डिसऑर्डर्स हो गए, कुछ में मूवमेंट डिसऑर्डर हो गए और कुछ सही में ही एपिलेप्सी होती है। मैं ये चाहता हूँ कि आपके घर वाले जिसके घर में भी इस तरीके का मरीज़ है उसका एक वीडियो बना लें। आप हर घर में स्मार्टफोन है, एक वीडियो उसके अटैक का बना लें। उससे डॉक्टर को निदान करने में देखकर ही समझ में आ जाता है। इसके अलावा EEG, CT और MRI इसके 3 प्रमुख इन्वेस्टिगेटिव टूल्स हैं जिससे कि हम ये निदान कर लेते हैं कि इसको एपिलेप्सी है। डॉक्टर शर्मा, ये इसकी दवाएं बहुत लंबे समय तक क्यों लेनी होती हैं? अब एपिलेप्सी के अंदर जो पहले ज़माने में दी जाती थी 10 साल 20 साल, अब ऐसा नहीं है। 80% केसेस में हम 2 से 3 मैक्सिमम 5 इयर्स के अंदर पूरा कोर्स कर लेते हैं। उसके बाद मरीज अपने पूरा जीवन बगैर एपिलेप्सी के निकलता है। हाँ, 20% एपिलेप्सी डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि लंबे समय तक या जीवन पर्यंत दवा खानी पड़ती है। तो ये एपिलेप्सी के बाद अगर ट्रीटमेंट हो जाता है या बीच में ट्रीटमेंट मान लीजिए रुक गया किसी वजह से, तो फिर क्या करते हैं? भाई, अगर एक बार ट्रीटमेंट रुक गया और मरीज को अगले 1 साल तक कोई दौरा नहीं पड़ा या 6 महीने में कोई दौरा नहीं पड़ा, तो हम उससे कहते हैं वेट एंड वॉच करो, कोई दवा मत खाओ। अगर दोबारा पड़ेगा तो फिर नए तरीके से विचार करेंगे। इसमें भी 50% मरीज एकदम ठीक रहते हैं। हाँ, कुछ को पड़ते हैं तो उसकी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से इसका इलाज किया जाता है। अच्छा, यदि किसी गर्भवती महिला को एपिलेप्सी है तो क्या उसकी प्रेगनेंसी में कोई तरह की परेशानी होगी? ऐसा माना जाता है और कुछ रिसर्चेज में पाया भी गया है कि एपिलेप्टिक जो दवाएं हैं वो बच्चे के ऊपर, भ्रूण के ऊपर गलत प्रभाव डालती हैं। परंतु अगर किसी महिला को एपिलेप्सी है तो ऐसा नहीं है कि वो प्रेगनेंसी या शादी नहीं कर सकती और प्रेगनेंसी नहीं ले सकती है। उसको प्रेग्नेंट होना चाहिए। हमारे पास कुछ नई दवाएं आ गई हैं जिसका कि भ्रूण के ऊपर, एम्ब्रियो के ऊपर बहुत कम प्रभाव है।
उसमें लेमिट्रोजेन और कुछ एक नई दवाएं हैं लिवेट्रासिटाम वगैरह, तो उससे आप कह सकती हैं। और जिस भी महिला को प्रेगनेंसी हो जाती है और वो एपिलेप्सी की मरीज़ है, हमारी उससे गुजारिश रहती है कि आप नियमित अपने गायनेकोलॉजिस्ट के अलावा हमारे यानी न्यूरो के साथ भी बनी रही है। उससे हम लोग बीच बीच में अल्ट्रासाउंड से बच्चे को मॉनिटर करते रहते हैं और आई कैन एश्योर कि मोर देन 90% 95% वी गेट गुड रिजल्ट्स, नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल बच्चा। डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा, जो एपिलेप्सी से पीड़ित मरीज होते हैं उनको आप किस तरह की सावधानियां लेने की सलाह देते हैं? पहली तो यही कहता हूँ कि जब किसी भी मरीज को दौरा पड़े तो उसके अगल बगल कोई चीज़ पड़ी हो तो उसको दूर कर दीजिए। मरीज का 3 से 5 मिनट में दौरा ख़त्म हो जाएगा। उसके मुंह में कोई भी चीज़ या कभी भी अपनी उंगली या चम्मच डालने का प्रयास मत करिए, 3 मिनट में वह झटके ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा, दवाओं का नियमित सेवन करिए। जैसे हमारे मुसलमान भाई रोज़ा रखते हैं और जैसे हमारे हिंदू भाई नव दुर्गा के व्रत रखते हैं, तो उसमें कोई व्यवधान नहीं होता। उसी तरीके से ये 2 साल 2.5 साल का जो ट्रीटमेंट है इसको रेगुलर लीजिए। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप एकदम ठीक हो जाएंगे। दूसरा, ऐसे मरीजों के लिए टॉनिक है कि वह नियमित अपनी दिनचर्या बनाएं और नियमित सोएं। अगर उनको 7 से 8 घंटे की स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, बच्चों के अंदर भी और बड़ों में भी। अगर उसके अलावा मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और थोड़ा बहुत टेंशन ना करें, क्योंकि ब्रेन का डिसऑर्डर है, कई बार उसमें भी ये स्ट्रेस में भी इंड्यूस हो जाता है। यही सब थोड़ी सी परेशानियां आप बचा के रखिए, आप स्वस्थ रहेंगे। तो मतलब अगर एपिलेप्सी के मरीज नियमित रूप से दवा लेते हैं, अपनी जीवन शैली नियमित रखते हैं, तो उनको काफ़ी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा जी, आजकल ब्रेन स्ट्रोक के बड़े मामले आ रहे हैं, तो ये ब्रेन स्ट्रोक किन कारणों से होता है? ब्रेन स्ट्रोक भी वही है जैसे कि हार्ट अटैक। पहले हार्ट अटैक के बारे में पिछले 3-4 दशकों पहले बहुत भयाक्रांत रहते थे लोग। उसी तरीके से जैसे हार्ट की वेस्कुलर सप्लाई ख़त्म हो जाती है तो हार्ट अटैक पड़ जाता है, उसी तरीके से ब्रेन की वेस्कुलरिटी मतलब उसकी शिराओं धमनियों के अंदर खून का प्रवाह ख़त्म हो जाता है। चाहे वह नस फट जाए, चाहे वह नस क्लॉट कर जाए उसमें धमनी, तो वह भाग जब उसको ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो काम करना बंद कर देगा और इसी को ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं, यानी पैरालिसिस हो जाती है। डॉक्टर शर्मा, तो इसके लिए आप लोग इसका ब्रेन ट्यूमर को कंफर्म करने के लिए कौन सी परीक्षण करवाते हैं? ये ब्रेन स्ट्रोक को कंफर्म करने के लिए हमारे पास अगेन सीटी स्कैन और एमआरआई ही 2 बहुत अच्छे विधान हैं। इसके अलावा एंजियो भी कराते हैं। और इसके निदान के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको पहले याद होगा कि जैसे हार्ट अटैक पड़े तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ। आज हम आपसे ये कहते हैं कि अगर आपको जरा सा भी संशय है और आपको स्ट्रोक का आ रहा है लक्षण, यानी आपकी नज़रें थोड़ी देर के लिए कमज़ोर हो रही हैं, शरीर में किसी भाग में लगातार झंझनाहट बनी हुई है, या आपको पैरालिसिस हो गई है, एक भाग शरीर का काम नहीं कर रहा है, आप तुरंत दिखाइए। और अभी 2-3 दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई हैं जिसको TPA के नाम से हम लोग भी कहते हैं अपनी भाषा में। इसके इंजेक्शन लगाने पे मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 80% मरीज जो है वो अपने घर 24 से 48 घंटे में चल कर चले जाते हैं। पर इसको लगाने का बस एक ही है कि हमें 4.5 घंटे के अंदर इस इंजेक्शन को आपको स्ट्रोक पड़ने के बाद देना है। ये क्लॉटिंग वाले स्ट्रोक में देते हैं, हैमरेज वाले में नहीं देते हैं। डॉक्टर शर्मा, क्या ब्रेन स्ट्रोक के मामले में भी आपको सर्जरी करनी पड़ती है? तो किन मामलों में, या बाकी दवा से ठीक हो जाते हैं? स्ट्रोक में सर्जरी हम 2-3 कारणों से करते हैं। एक तो स्ट्रोक को हमने कहा कि आपको एक हैमरेज वाले होते हैं और एक क्लॉटिंग वाले होते हैं। जो हैमरेज वाले हैं उसमें भी 50% केसेस में हमें सर्जरी करके क्लॉट को निकालना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रेन जितना किसी भी चीज़ से डैमेज होता जाएगा वह हमेशा का परमानेंट डैमेज होगा। तो हम लोग क्लॉट को निकाल के ब्रेन के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है उसको कम कर देते हैं। तो ये तो हैमरेजिक स्ट्रोक्स में हो गया। कई बार सबएरेक्नॉइड हैमरेज होती है जिसमें कि वेस्कुलर कुछ एनोरिज्म बन जाते हैं। ये एनोरिज्म ऐसे बनते हैं जैसे कि आपकी जो खून की सप्लाई करने वाली शिराएं हैं, आपने देखा होगा अगर आप बैलून फुला रहे हैं घर में कभी बच्चों के साथ, तो जहाँ पे बैलून कमज़ोर होता है एक छोटा सा निपिल निकल आता है। उसी तरीके से हमारी धमनियों के अंदर एक छोटे छोटे निपिल्स निकल आते हैं और हाई प्रेशर में वो बर्स्ट कर जाते हैं। इसको सबएरेक्नॉइड हैमरेज कहते हैं। इसमें 90% केसेस के अंदर सर्जरी करनी पड़ती है।
तीसरा हो गया स्ट्रोक, जो कोगुलेशन वाले है, जिसको कहा मैंने, जिसमें क्लॉटिंग हो जाती है, उसमें भी अगर बहुत बड़ा भाग इन्फाक्ट हो जाता है तो उसमें भी हम लोग डीकम्प्रेसिव सर्जरी करते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस तरीके के मरते हुए कई मरीज, 50% मरीज आपको 5 से 6 महीने के बाद भचक के या लखड़ा के पर चलते हुए पूरे कॉन्शियस स्टेटस में मिलते हैं। तो ये ब्रेन स्ट्रोक के बाद आदमी में कुछ विकार रह जाते हैं या सब ठीक हो जाता है उपचार से? मैंने आपको शुरू में पूरी तरह से ठीक हो जाता है? शुरू में बताया कि ब्रेन में जो चीज़ अगर डैमेज हो गई है तो वो परमानेंट डैमेज है, पर हाँ कुछ न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से और फिजियोथेरेपी और कुछ एक दवाइयों की वजह से खून को पतला करने की देके हम ब्रेन का सर्कुलेशन बढ़ाकर, न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ाकर और एक्सरसाइज के थ्रू काफ़ी हद तक पक्षाघात को हम लोग वापस ला सकते हैं। पर 100% आएगा इसके बारे में हम आपको आश्वस्त ना कर पाएंगे। अच्छा डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा, कुछ लोगों के चेहरे पे एक साइड में लकवा सा मार जाता है, ये क्यों? बेल्स पाल्सी? हाँ, इसको बेल्स पाल्सी कहते हैं शांति जी, और इसको कभी स्ट्रोक का पार्ट नहीं है। ये एक तरीके की हमारी नर्व है, फेशियल नर्व, जो हमारे कान के पीछे से आके फेस को सप्लाई करती है, उसमें सूजन आ जाती है। यूजुअली ये वायरल इन्फेक्शन है और ये सेल्फ लिमिटिंग है। इसमें कुछ एक स्टीरॉयड या कुछ एंटीवायरल दवाओं को देकर हम लोग कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर भी रिकवरी रेट 95-98% है। अच्छा, इसी तरह से अल्जाइमर्स डिजीज़, ये भी क्या न्यूरो से संबंधित है? हाँ मैडम, आपने शुरू में बोला था कि हमारी सभी संवेदनाएं ब्रेन के थ्रू ही जाती हैं और हमारी मेमोरी और सब चीज़ें उसी ब्रेन में ही होती हैं। ये ऐसी ही बीमारी है जैसे कि हम लोग अपने घरों में बूढ़े व्यक्ति जो होते थे कहते थे ये सठिया गए हैं। सठिया का मतलब 60 के बाद में वो थोड़ी बहुत चीज़ें भूल जाते थे। वो सवेरे आप उनको चाबी दे के गए, शाम को मांग रहे हैं तो वो भूल जाते थे कि आप उनको चाबी दे के गए हैं। यही लक्षण जब बढ़ने लगते हैं, यानी व्यक्ति अपनी चीज़ों को भूलने लगता है, पहले छोटी छोटी होती हैं, फिर ये बड़ी होती जाती हैं, फिर वो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को पहचानना नहीं पहचान पाता है, अपनी दैनिक क्रियाओं से प्रभावित हो जाता है, वो कपड़े नहीं बदल पाता है, लैट्रिन बाथरूम उसी कमरे में उसी बेड पे कर जाता है और उसको उसका ज्ञान नहीं होता है। ये सब तो अल्जाइमर्स के लक्षण हैं। तो इसका उपचार पूरी तरह से नहीं हो पाता? हाँ, अल्जाइमर्स में हम लोगों की रिसर्च अभी चल रही है। जैसे हमने ब्रेन ट्यूमर में, मिर्गी में आपको आश्वस्त किया, आपको स्ट्रोक में आश्वस्त किया कि नहीं ये काफ़ी हद तक ठीक होता है। इसमें ठीक होने की संभावना काफ़ी कम है, पर हाँ कुछ एक दवाइयाँ आ गई हैं जिससे कि ब्रेन का मेटाबॉलिज्म हम लोग चेंज करके जो लक्षण 5-6 साल में आने हैं, हो सकता है उनको डिले करके अगले 5 से 10 साल तक कर दें। पर पूरे तरीके से अभी इसको रिकवरी या रिवर्स करने में भी हम लोग सक्षम नहीं हो पाए हैं। पर हाँ, मुझे पूरा मतलब वो है, आश्वस्त हूँ कि अगले कुछ वर्षों में नई रिसर्चेज में वी मे बी एबल टू गेट सम गुड बैक थ्रू इन द ड्रग्स। अच्छा डॉक्टर शर्मा, अक्सर देखा गया है कि वृद्धावस्था में लोगों का बैलेंसिंग ठीक नहीं रहती, इसका स्नायु संबंध क्या है? इसका तो ये भी तो न्यूरो का डिसऑर्डर है, ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में आता है। इसमें चूँकि बॉडी की जितनी नर्व्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे वीक हो जाता है बिकॉज ऑफ द मल्टीपल स्ट्रोक्स, छोटे छोटे उसमें क्लॉटिंग्स होती रहती हैं, उसकी वजह से कुछ एक में पार्किंसंस की बीमारी के लक्षण आ जाते हैं। तो ये पूरे तरीके से मतलब न्यूरो डिजेनरेशन है। जैसे कि बुढ़ा व्यक्ति बहुत तेज़ी से नहीं दौड़ पाता, बुढ़े व्यक्तियों को कैटरेक्ट हो जाता है, नए उनकी रोशनी जा रही है, तो ये भी एक इस तरीके का विकार आप मान सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा अचूक ट्रीटमेंट नहीं है। उनकी केयर और उनकी मोबिलिटी अगर ये बनाए रखेंगे तो वी विल बी इन द राइट डायरेक्शन। तो डॉक्टर शर्मा, ये जानना चाहेंगे कि ये जो सिर्फ वृद्धावस्था में ऐसी प्रॉब्लम होती है या किसी भी आयु में हो सकती है? नहीं, आयु में अगर यंग्स में होती है तब तो ये न्यूरो डिसऑर्डर्स हैं, पर अगर वृद्धावस्था में है तो ये जो है क्या कहते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा दवाइयों का योगदान नहीं, इसमें मोबिलिटी, फिजिकल एक्टिविटी, और जितना आप अपने को एक्टिव रखेंगे, चलते रहेंगे, व्यायाम करेंगे, अपने खान पान को दुरुस्त रखेंगे, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जो बीमारियां उनको कंट्रोल रखेंगे, तो आप इसकी तरफ कम जाएंगे।
कमर। डॉक्टर शर्मा, जैसे कुछ लोगों को बहुत लंबी अवधि से कमर में दर्द रहता है, तो ये क्या किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से होता है? बैक एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और हमारे समाज में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसका मेन कारण हमारा गलत तरीके से उठना बैठना है, परंतु हाँ कुछ एक में स्लिप डिस्क हो जाती है जब वो नर्व को कंप्रेस कर रही होती है। स्पेशली एमआरआई के अंदर हम लोग देखते हैं, तो हमारे को सर्जरी का उसमें योगदान देना पड़ता है। अदरवाइज़ 50% बैक एक जो है वो केवल फिजियोथेरेपी, अपनी कार्यशैली को चेंज करके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ एक में आर्थराइटिस वगैरह हो जाती है तो उस गठिया से रिलेटेड है, तो उसमें दवाओं का योगदान है। परंतु अगर आप अपनी कार्यशैली को दुरुस्त रखेंगे तो स्लिप डिस्क से बच सकेंगे। इसके अलावा बैक के एक और कारण भी है, कई बार ट्यूमर्स हो जाते हैं, कई बार उसमें कैंसर हो जाता है, हड्डी के कई विकार हैं। तो ये एक मल्टी स्पेशलिटी है, पर इसमें न्यूरोसर्जरी का भी अच्छा योगदान है। तो ये भी आप सीटी स्कैन या एमआरआई से पता चलता है? सीटी स्कैन और एमआरआई इसके बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि इस तरह के जो बैकएक होते हैं वो महिलाओं में ज़्यादा होते हैं, तो बैकएक की समस्या महिलाओं को क्यों ज़्यादा होती है? आप अपने घर में देखिए, बेचारी बैठी रहती है, उठ के तुरंत जाके सब्जी छीलना और झुक के बर्तनों को साफ़ करना, झाड़ू लगाना, कितनी गलत पोस्चर्स में वो लोग काम कर रही हैं। घंटों बच्चों को गोदी में लेके टेढ़ी मेढ़ी बैठी रहती हैं। तो उससे, और दूसरा हमारी महिलाओं में फ़ैट गेन करने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है। व्यायाम नाम का वो कोई काम करती नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि 2 तल्ले के घर में 3 बार ऊपर नीचे हो लिए हैं और झहुआ भर बर्तन मान लिए हैं, 5 आदमी का आटा गूंद दिया, तो इससे बड़ी एक्सरसाइज और दुनिया में क्या होगी, और वो इसके ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। यही सब कारण है। अच्छा, किन स्थितियों में डॉक्टर शर्मा आप लोग स्पाइनल सर्जरी करते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग सीटी एमआरआई करते हैं। अगर नस सिग्निफिकेंटली दबी हुई है या ब्रेन उसमें ट्यूमर्स हो गए हैं या उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, तब सर्जरी का योगदान अच्छा है और ऐसे मरीजों को तुरंत सर्जरी करा लेनी चाहिए। परंतु जिनको ये सब नहीं है, तो बगैर सर्जरी के व्यायाम से, दवाइयों से, अपनी जीवन शैली को चेंज करके वह स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर शर्मा, आपने कहा जीवन शैली और खान पान, ये हमारा कैसा हो कि हम इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से बच सकें? हमें पुनः पुरानी रीतियों पे जाना पड़ेगा। शुद्ध शाकाहारी भोजन, समय से खाना, जो पापा लोग हम लोगों को बचपन में 9 बजे खाना खिला के 10 बजे सुला देते थे, अगर उसी दिनचर्या पे वापस आ जाएं तो कई लोगों से बच सकते हैं। डॉक्टर शर्मा, हम चाहेंगे कि इसके अलावा भी आप कुछ अगर महत्वपूर्ण न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स छूट गए हों तो उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। भैया बहुत टाइम लग जाएगा, घड़ी की सुइयां हमको बता रही हैं कि हमें भागना चाहिए इस स्टूडियो को खाली करके। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो, बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें और उसके अनुसार चलें, बनिस्बत ये कि नीम हकीम और खतरे जान के चक्कर में पड़ें। तो इसी के साथ मैं आप सबसे यही कहूँगा कि जीवन शैली को साफ रखें, स्वच्छ रहें, तो सब चीज़ों से बचा जा सकता है। मतलब डॉक्टर शर्मा का कहना ये है कि अगर हम अनुशासित जीवन शैली अपनाते हैं तो कई सारे विकारों से हमारा बचाव हो सकता है। किसी भी उम्र में ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लेकिन हमें सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। अगर किसी भी तरह के कोई भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसा कि अभी डॉक्टर शर्मा ने बताए हैं, तो इन लक्षणों को दिखते ही आप न्यूरोसर्जन से आप सलाह लें, परामर्श लें, जिससे सही समय पर सही रोग का निदान हो सके और फिर उपचार से आप जल्दी ही पूरी तरह से ठीक हो सकें। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत आभार। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी हैं जो हमारे नित्य प्रति जीवन से संबंधित हैं। बहुत आभार। नमस्कार।